चलिए आज अपन एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट को। 7 to 9 क्लासेस का ये टॉपिक अपना रहने वाला है। वैसे तो अपने को बुक से पढ़ना होता है इसको, तो अभी तब तक न्यू बुक भी आ जाएगी जब तक ये चैप्टर होगा। तो असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं एनजीओ की इनकम कैसे निकलती है, ये अपन सीखने वाले बेसिकली। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स है इस चैप्टर के नाम में, पहले तो अपन उसको जानते हैं कि उनका मीनिंग क्या है। फाइनल के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो 8 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी पहले अपन यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे चैरिटेबल, रिलीजियस और ट्रस्ट, इनका मीनिंग क्या है इसको भी देखने वाले हैं। अच्छा, इस चैप्टर का इंटर से कोई भी रिलेशन नहीं, मतलब एक अलग चैप्टर है। इंटर के कंसेप्ट कोई इतने ज्यादा लिंक नहीं करेंगे, 5% लिंकिंग कुछ है। कुछ चैप्टर आगे जाकर के ऐसे भी आएंगे जो कि सेम एज इंटर है, जैसे पीजीबीपी और कैपिटल गेन। पीजीबीपी जो आपने इंटर में पढ़ा है वही है, लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होगा। जब क्वेश्चन बैंक वाले आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लेवल तो वही है, बट उसमें कुछ और एडिशनल और नई चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी, और सेक्शंस को भी इन डेप्थ पढ़ना होता है। बट ये जो असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट है, इंटरनेशनल टैक्सेशंस है, इनका इंटर से एज सच कोई लिंकिंग नहीं होता है, ये अपने आप में सेपरेट चैप्टर्स है। इसी तरीके से बिजनेस ट्रस्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट फंड आएगा। ये जो चैप्टर्स है ये छोटे भी और इनका लिंक नहीं है। इंटरनेशनल टैक्स फिर भी बड़ा है। चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं बात करता हूं कि सर ट्रस्ट कैसे काम करती है, ट्रस्ट का सिस्टम क्या होता है। पहले तो इसके बारे में बात करते हैं, देन हम बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए ट्रस्ट क्या होती है, पहले इसके बारे में मैं बात करता हूं। सपोज करिए कि ये एक ट्रस्ट है एबीसी चैरिटेबल ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, देखो ट्रस्ट बनाने का भी किसी व्यक्ति को आइडिया आता है, कोई बनाता है। जैसे ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसने ट्रस्ट बनाई, जो ट्रस्ट को बनाता है उसे हम ऑथर या फाउंडर ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं। जिन्होंने ये ट्रस्ट बनाई, ट्रस्ट को फाउंड किया, तो इसे ऑथर या फाउंडर बोला जाता है। और ट्रस्ट के लिए ये व्यक्ति क्या है, रिलेटेड पर्सन है, आगे जाकर के काम आएगा। ये व्यक्ति क्या है, रिलेटेड है, ये वैसे ही फाउंडर है इस ट्रस्ट का। अब क्या होता है कि ट्रस्ट सिर्फ एक व्यक्ति नहीं चला सकता, इसके लिए कमेटी, जैसे कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं, उसी तरीके से यहां पर कुछ लोग होते हैं जिनको जिम्मेदारी दी जाती है इस ट्रस्ट को चलाने की। जैसे यहां पर ये कुछ व्यक्ति है जिनके ऊपर इस ट्रस्ट को चलाने की जिम्मेदारी है। ये पर्सन है जिनके ऊपर ट्रस्ट चलाने की जिम्मेदारी है। ये जो ट्रस्ट को चलाने की जिम्मेदारी निभाते हैं इन्हें बोला जाता है ट्रस्टीज। ये ट्रस्टी कहलाते हैं, जो ट्रस्ट को चलाते हैं वो ट्रस्टी कहलाते हैं। जैसे जितने भी ट्रस्ट है, जैसे तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, खाटू श्याम ट्रस्ट, ये ट्रस्ट को चलाने वाले व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, ट्रस्टी बोलते हैं। ये सारे डिसीजंस लेते हैं ट्रस्टी लोग यहां पर। अब ये ट्रस्टी लोग क्या करते हैं, किसी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, पब्लिक के। ये ट्रस्ट बनाई क्यों जाती है, चाहे चैरिटेबल हो, रिलीजियस हो, इसमें फायदा जनरली इनका उद्देश्य क्या होता है, किसका हो, पब्लिक का हो।
ये पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ना, इन्हें बोला जाता है बेनिफिशियरी, क्योंकि ये बेनिफिट उठा रहे हैं इस ट्रस्ट से, तो ये कहलाते हैं बेनिफिशियरी। जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट काम कर रही है, तो जो ट्रस्ट से बेनिफिट लेता है उसको बेनिफिशियरी बोला जाता है। ये ट्रस्ट का काम करने का तरीका होता है। अब ट्रस्ट अलग अलग टाइप की होती है, बिजनेस ट्रस्ट होती है, चैरिटेबल होती है, रिलीजियस होती है। यहां पर अभी हम बात करने वाले चैरिटेबल एंड रिलीजियस। इनकी मेन इनकम का सोर्स होता है डोनेशन। ये जनरली कोई बिजनेस नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, डोनेशंस वगैरह के दम पर अपना बिजनेस चलाने की कोशिश करते हैं। तो जो इनका मेन इनकम सोर्स है इन लोगों का, वो क्या है, डोनेशन है। डोनेशन से इनकम कमाते हैं। अब होता क्या है देखिए, अब ट्रस्ट चलेगी कैसे सर, ट्रस्ट के पास में पैसा कहां से आएगा, तो ट्रस्ट क्या करती है, डोनेशन लाती है। वर्किंग पैटर्न कैसे होता है देखिए, अभी नोट करने के लिए मैं आपको जब बोलूं तब आप करना। वर्किंग पैटर्न क्या होता है देखिए, अब लेट से कि ये एक ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट क्या करती है, डोनेशन जुगाड़ के लाती है। लोग देते हैं, जैसे जो चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च है, उनके दान पात्र में डोनेशन आते हैं। फिर ये डोनेशन जो ट्रस्ट कमाती है, इस डोनेशन को आगे अप्लाई किया जाता है फॉर वेरियस पर्पजेस, अलग अलग पर्पज के लिए। मेनली जिस पर्पज के लिए ट्रस्ट बनी है उसी पर्पज के लिए लगाते हैं। ये आगे इस पैसे को क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अब जनरली इनकी इनकम में होता क्या है, जो डोनेशन आया वो इनकम, जो अप्लाई कर दिया वो खर्चा मान के लेस कर देते हैं। बचे हुए के ऊपर ट्रस्ट को टैक्स देना पड़ जाता है। ये मेन इनका काम करने का तरीका होता है। अभी ट्रस्ट का अगर मैं बेसिक इनकम का बताऊं फॉर्मेट, डिटेल फॉर्मेट तो अभी हम नहीं जान सकते, लेकिन इनकम कैलकुलेट कैसे होती है देखिए, कैलकुलेशन ऑफ द इनकम ऑफ ट्रस्ट। देखिए ट्रस्ट की इनकम कैलकुलेट करते टाइम सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि ट्रस्ट को डोनेशन कितना मिला। जो भी डोनेशन ट्रस्ट को मिला होता है वो हमें यहां लेना होता है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रस्ट को एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं हम इंटर के अंदर, सैलरी में पढ़ते हैं 50,000 रुपीज का, इसी तरीके से यहां पर 15% का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ट्रस्ट को अपने जितने भी डोनेशन मिले हैं उसमें से दे दिया जाता है। इसके बाद में ट्रस्ट की बैलेंस इनकम बोल सकते हैं वो बच जाती है। अभी ये डोनेशन रिसीव्ड के साथ एक दो चीजें और आएगी जो हम चैप्टर में आगे जाकर के ही समझ पाएंगे, तो वो आगे जब आएगी तभी समझेंगे। ये बड़ा फॉर्मेट है मोटा मोटा, अभी इसमें और थोड़ा बहुत डिटेल में भी आएगा। फिर इसके बाद में क्या होता है, इसमें से लेस होती है अप्लाइड इनकम, जो हमने अप्लाई कर दी। जैसे अप्लाइड इनकम वो लेस होगी, या फिर डीम्ड अप्लाइड एक इनकम होती है जो अपन जब आएगा तभी जानेंगे। मतलब अप्लाई नहीं हुई है फिर भी मान रहे हैं कि वो इनकम अप्लाई हो गई है। और तीसरा पार्ट पढ़ेंगे अपन अक्यूमुलेटेड इनकम, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बनानी है, कुछ ऐसा करना है उसके लिए। ये सब लेस होने के बाद में
जो बचता है उसको बोलते हैं इनकम ऑफ ट्रस्ट। बेसिकली इस पे हमको टैक्स देना होता है। अब बात आती है सर टैक्स की रेट क्या है ट्रस्ट पे। ट्रस्ट पे स्लैब रेट लगती है। जो एजेपी पढ़ा था अपन ने, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है ट्रस्ट अपने आप में। ना तो ये फर्म है, ना लोकल अथॉरिटी है, ना ये कंपनी है। ट्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है ना, अपन पर्सन की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं तब इंटर के अंदर सेक्शन 2 क्लोज 31 में, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज होती है। तो जो ट्रस्ट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ट्रस्ट एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। इसी वजह से इस इनकम के ऊपर जो टैक्स रेट लगती है वो क्या लगेगी, स्लैब रेट। स्लैब रेट से ही टैक्स लगता है। बट कुछ सिचुएशन ऐसी है, जब अपन आगे बात करेंगे, एक सिचुएशन जब ऐसा भी हो सकता है कि ट्रस्ट पे स्लैब रेट ना लगे बल्कि एमएमआर लगे, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। वो जब आएगा तभी अपन देखेंगे कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिनके होने पर ट्रस्ट पर एमएमआर लग जाती है। तो अभी तक अपन ने क्या समझा है कि ट्रस्ट का वर्किंग पैटर्न क्या होता है, कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व होती है। तो ट्रस्ट को बनाने वाला ऑथर फाउंडर होता है, चलाने वाले जनरली ट्रस्टी होते हैं। किसके लिए काम करते हैं, पब्लिक के बेनिफिट के लिए, जिनको बेनिफिशियरी बोलते हैं। ट्रस्ट का सिंपल वर्किंग पैटर्न है, पैसा कहाँ से आता है, डोनेशन से या सब्सिडीज से, अप्लाई कर दिया जाता है अलग अलग पर्पसेस के लिए। इनकम निकालेंगे तो ये ब्रॉड फॉर्मेट है, ऐसा कुछ दिखेगा। जो पैसा आया है वो लिख लो, उसमें से एक 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर बैलेंस जो इनकम बची 85%, उसमें से जितना भी अप्लाई कर दिया है वो लेस कर दो, फिर ये वाले पर टैक्स लग जाता है स्लैब रेट से। यहां तक की बात क्लियर है। चलिए यहां तक का नोट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए।
हो गया ये। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है। अब ट्रस्ट का मतलब तो देख लिया, अब देखना है चैरिटेबल एंड रिलीजियस का मतलब क्या है। अब चैरिटेबल रिलीजियस का मीनिंग अपन देखेंगे। चैरिटेबल का मीनिंग क्या है, ये अलग चीज है। चैरिटेबल पर्पस क्या होता है और रिलीजियस पर्पस क्या होता है, इसको जानना भी जरूरी है। तो चैरिटेबल का मतलब अपन को बुक से पढ़ना है, और शॉर्ट में यहाँ पर अपन लिख भी देंगे क्योंकि न्यू बुक आएगी अपनी, उसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस है, ज्यादा कोई बड़े चेंज नहीं है। अबाउट 10 डेज के अंदर अपनी नई बुक आ जाएगी ये वाली। इसमें देखिए इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 2 क्लोज 15 डिफाइन करता है चैरिटेबल का मतलब क्या है। कोई भी ऐसा काम जो आप रिलीफ ऑफ पुअर, गरीब लोगों को मदद करने के लिए कर रहे हो तो आप माना जाएगा चैरिटेबल काम कर रहे हो। एजुकेशन, जैसे आप एनजीओ में पढ़ाने का काम करते हो, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो ये एजुकेशन भी चैरिटेबल में आएगा। योगा भी इसके अंदर चैरिटेबल में इंक्लूड है। मेडिकल रिलीफ लोगों को देने का काम कर रहे हो तो भी माना जाएगा चैरिटेबल। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बचाने का काम, जैसे वाटर शेड्स, पानी की जो जगहें होती है उनको सुरक्षित रखने का काम, जंगलों को बचाने का काम, वाइल्ड लाइफ, जानवरों को बचाने का काम, उनकी प्रजातियों को, तो ये भी माना जाएगा कि आप एनवायरनमेंट को बचाने का काम मतलब चैरिटेबल पर्पस में। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, इसमें क्या आते हैं, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स है, जैसे आमेर का किला हो गया, वो इसके अंदर काउंट हो जाएगा। इसके अलावा जस्ट सपोज करिए जैसे कुतुब मीनार है, लाल किला है, ऐसी हमारी ताजमहल है, ये पुरानी चीजों को बचाने के लिए आप काम कर रहे हो, आपने एक एनजीओ बनाया है, तो ये माना जाएगा चैरिटेबल काम कर रहे हो। और एक बोला गया एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, या फिर आप क्या काम कर रहे हो, जनता की भलाई का। अब इस पॉइंट को अभी डिस्कस में, डिटेल में भी डिस्कस करना है। देखिए अभी अभी क्या क्या पॉइंट आ गए चैरिटेबल के अंदर, इन शॉर्ट अगर हम यहां पर नोट करें तो चैरिटेबल के अंदर कौन कौन से पॉइंट निकल करके आए हैं। पहला पॉइंट तो क्या हो गया, चैरिटेबल मतलब रिलीफ ऑफ पुअर, गरीबों की सेवा का काम कर रहे हो। एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हो।
योगा प्रोवाइड करा रहे हो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मॉन्यूमेंट्स, इसी के जैसे सिमिलर चीजें, मेडिकल रिलीफ, लास्ट पॉइंट है एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। रिलीजियस को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन मान सकते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब रिलीजियस में जनरली कंसिडर किए जाते हैं। अभी ये चैरिटेबल को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज 15 के अंदर। अभी देखिए यहां पर एक चीज है, ये जनरल पब्लिक यूटिलिटी का मतलब क्या है। तो जनरल पब्लिक यूटिलिटी मतलब आप जनता की भलाई का कोई भी काम कर रहे हो तो इसके अंदर कवर हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम तो जनता की भलाई का काम कर रहे हैं। अब हर बिजनेस भलाई करता है, बोले देखो ये एसी ले जाओ इससे हवा मिलेगी, ठीक है, फैन ले जाओ इससे भी हवा मिलेगी, लैपटॉप ले जाओ इससे आप पढ़ पाओगे, ऑफिस का काम। ऐसे तो हर बिजनेस ही फिर जनता की भलाई का, ये सब लोग क्या बोलेंगे कि भाई हम तो जनता की भलाई का ही तो काम कर रहे हैं। तो फिर कैसे पहचाना ही है, जनरल पब्लिक यूटिलिटी पॉइंट डाल करके यहां पर कंफ्यूजन हो गया। लोग बिजनेस करते थे फिर भी क्या बोलते थे, हम तो पब्लिक यूटिलिटी का काम कर रहे हैं, हमको क्या करो ये ट्रस्ट को जितनी भी अभी 11 और 12 सेक्शन में एग्जम्पशंस मिलती है ट्रस्ट को वो दे दो। तो बोले नहीं नहीं ये तो गलत है। तो क्या करना पड़ा, यहां पर एक पॉइंट जोड़ना पड़ा जनरल पब्लिक यूटिलिटी में। क्या जोड़ना पड़ा कि आप जनरल पब्लिक यूटिलिटी में तभी माने जाओगे, जनरली तो आप भलाई का ही काम कर रहे हो और अगर आप साथ में बिजनेस भी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन बिजनेस रिसिप्ट आपकी टोटल रिसिप्ट की 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आज ट्रस्ट ने 100 रुपए कमाए तो उसमें बिजनेस से कितने होने चाहिए, 20 रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये किसके अंदर है, ये वाले पॉइंट में ओनली। बाकी में बिजनेस से ज्यादा भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी को स्पेसिफिकली क्या बोला हुआ है, चैरिटेबली। तो ये मान लो तुम योगा कर रहे हो, 50% रिसिप्ट है ना बिजनेस से, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। बट ये जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाले केस में बिजनेस रिसिप्ट 20% से ज्यादा नहीं हो सकती। एक तरीके से यूं बोले कि किसी काम को पब्लिक यूटिलिटी का कब माना जाएगा, जब उसमें बिजनेस रिसिप्ट टोटल रिसिप्ट के 20% से ज्यादा नहीं है। तो यहां पर स्पेशल ध्यान में रखने वाली बात क्या है, जो बिजनेस की रिसिप्ट है, बिजनेस से होने वाली, should not exceed 20% of the total receipts of trust। ये अपना मीनिंग हो गया चैरिटेबल और रिलीजियस का। यहां पर भी लिखा हुआ है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी नॉट बी चैरिटेबल पर्पज इफ इट involves any activity related to trade, commerce or business, but it is treated as charitable purpose if aggregate receipt from business activities not more than 20% of the total receipt. As per CBDT, there is no need to cancel registration just because business receipt is more than 20%. Exemption will not be available for that year. इसका मतलब क्या है, मान लो 2 साल तो आप 20% के अंदर ही थे, तीसरे साल में आप 20% को क्रॉस कर गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। ट्रस्ट को उस साल में जो ये चैरिटेबल वाली एग्जम्पशंस होती है हम आगे पढ़ेंगे वो नहीं मिलेगी। बस ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा,
तो यहां पर एक और पॉइंट अपना क्या बन करके आया, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट will not be cancelled if business receipts exceeds 20% of the total receipts. However, exemption अंडर सेक्शन 11-12 जो कि हम पढ़ने वाले विल नॉट बी अवेलेबल टू ट्रस्ट इन दैट ईयर। उस साल बस एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, अगले साल अगर तुम 20 के अंदर आ गए तो वापस से तुमको एग्जम्पशन मिलना चालू हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, किसी का कोई भी डाउट है चैरिटेबल रिलीजियस उसके बारे में बता दीजिए। ट्रस्ट की जगह यहाँ पर्पस लिखिएगा।
हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते, देखिए क्या है। जो भी डोनेशन हमको रिसीव्ड होता है उसको हम क्या मानते हैं, इनकम मानते हैं। देखो सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है ट्रस्ट की। सबसे पहले तो हमको इनकम के सोर्सेज देखने होंगे, ट्रस्ट को इनकम कहां कहां से होती है। एक तो डोनेशन से, क्या ट्रस्ट बिजनेस कर सकती है क्या? यस और नो बताओ। बिजनेस तो कर ही सकती है साथ में। वो एनी अदर ऑब्जेक्ट में ध्यान रखना है कि 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिजनेस तो सारी ट्रस्ट ही कर सकती है। नेक्स्ट जो रिसिप्ट होती है वो बिजनेस से होती है। इसके अलावा और कहां से रिसिप्ट आती है सर? सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा और कहां से आ सकता है? कई बार दूसरी ट्रस्ट भी डोनेशन दे देती है। ये सारे तरीकों से ट्रस्ट को इनकम हो सकती है। जब भी अपन इनकम देखेंगे ना कि सबसे ऊपर डोनेशन रिसीव्ड लिख रहे हैं, इनकम, उसमें यही चीजें आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब क्या होता है कि एक डोनेशन और होता है। कौन सा डोनेशन होता है? कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन क्या होता है इसके बारे में तो अपन बात करते हैं। प्रोविजन क्या बोल रहा है? कॉर्पस डोनेशन ट्रस्ट की इनकम का पार्ट नहीं बनता, मतलब उस पर टैक्स ही नहीं लगता है। तो जब भी हमको डोनेशन दे रखा और उसमें बोले कि है ना 10 लाख का डोनेशन है, 2 लाख तो कॉर्पस डोनेशन है, मतलब हमको यहाँ 8 लाख ही लेना है, 2 लाख तो लेना ही नहीं है जो कॉर्पस डोनेशन है। कॉर्पस डोनेशन ट्रस्ट की इनकम का पार्ट ही नहीं बनता, विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्ट की इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगा। अब कॉर्पस डोनेशन होता क्या है? जनरली ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है। किसके लिए? कि जब ट्रस्ट की बिल्कुल ही खराब स्थिति हो, ट्रस्ट को बंद करने की नौबत आ जाए, तब ये कॉर्पस डोनेशन यूज होता है। ये ऐसा डोनेशन है जो कि ट्रस्ट की डोनेशन बंद करने की नौबत या बहुत ही खराब समय, इमरजेंसी आ जाए, उसी टाइम पर यूज किया जा सकता है। इस टाइप के डोनेशंस को कॉर्पस डोनेशन बोला जाता है। और ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन के साथ मिलता है कि ये नॉर्मल कामों के लिए नहीं है, ये क्या है? कॉर्पस डोनेशन है। अब जब भी कॉर्पस डोनेशन ट्रस्ट को मिलेगा तो वो इनकम का पार्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रस्ट उसको अप्लाई तो कर ही नहीं सकती। ट्रस्ट क्या बोलेगी कि हमारे पास में कॉर्पस डोनेशन आया। हम जनरली क्या करते हैं, जो भी डोनेशन मिलता है उसमें से अप्लाइड को लेस कर देते हैं। अब ट्रस्ट बोल रही है कि हमको डोनेशन मिला 10 का, जिसमें 2 कॉर्पस है, 8 दूसरा है। यहाँ ट्रस्ट अगर 10 लाख बता दे तो वो 2 लाख तो यूज ही नहीं हो सकता ना। वो 2 लाख तो कब यूज होगा? इन द केस ऑफ इमरजेंसी। तो ट्रस्ट बोलेगी वो 2 लाख तो हम अप्लाई कर ही नहीं पा रहे ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन, तो क्या आप उस पर टैक्स लगा दोगे? तो सरकार बोली चलो बोलना तो तुम्हारा ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको इनकम में ही शामिल नहीं करते। जब इनकम में ही शामिल नहीं करेंगे तो आप नीचे फिर अप्लाइड की भी दिक्कत नहीं है कि आपने वो पैसा अप्लाई नहीं करा। तो इसलिए कॉर्पस डोनेशन इनकम का पार्ट ही नहीं बनाया जाता है कि ना यहाँ पर जुड़ेगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो अप्लाई तो होता ही नहीं है। तो कॉर्पस डोनेशन क्या होता है, ये सवाल आ जाता है यहां पर। व्हाट इज कॉर्पस डोनेशन? तो ये क्या होता है भाई? इट इज सच डोनेशन which cannot be used in normal course।
it will only be used in case of extreme emergency, when survival of trust is difficult. तब जाकर के ही हम कॉर्पस डोनेशन को यूज करते हैं, अदरवाइज यूज ही नहीं करते अपन। तो ये होता है अपना कॉर्पस डोनेशन। इसके अलावा एक एनोनिमस डोनेशन भी होता है, गुप्त दान जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें पता नहीं होता है कि किसने डोनेशन दिया। जैसे मंदिरों में जो भी आता है दान पात्र में, उसमें पता थोड़ी होता है कि वो किसने डाले पैसे, तो उसको क्या बोलते हैं, एनोनिमस डोनेशन बोलते हैं। एनोनिमस डोनेशन के लिए अलग से प्रोविजन है, तो वो जब आएगा तभी उसके ऊपर अपन अलग से बात भी करने वाले। एक नॉर्मल डोनेशन हो गया, एक कॉर्पस हो गया, और तीसरा क्या हो गया, एनोनिमस डोनेशन, जिसमें पता ही नहीं है किसने करा। ये 3 टाइप के डोनेशंस पर अपने को बात करनी होगी। अभी अपन किस पर बात कर रहे हैं, नॉर्मल पे तो बात करनी ही क्या, वो तो नॉर्मल जो मिला वो नॉर्मल है। कॉर्पस ऐसा डोनेशन जो कि इमरजेंसी में यूज होगा। एनोनिमस किसको बोलते हैं, जिसमें डोनेशन करने वाले का अता पता नहीं है, उसको एनोनिमस बोलते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एनोनिमस के बारे में, और एग्जम्पशंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि ट्रस्ट को कौन कौन सी एग्जम्पशंस मिलती है सेक्शन 11 में। नहीं, ये कोई भी दे सकता है। हाँ, फेयर कॉपी है क्या, फेयर कहाँ है, दो दो बार लिखते हो, एक बार लिखो, इतना टाइम नहीं मिलेगा फाइनल में। कॉपी में सारा काम होना बहुत जरूरी है। डेली एक ही कॉपी में, अभी जब और क्लासें बढ़ जाएगी तब कितना लिखोगे, दिन भर लिखते ही रहोगे फिर। जैसे मिल्खा सिंह था ना, भागता रहता था दिन भर, ऐसे लिखते रहना दिन भर। तो पहली बार में ही सही लिखने की कोशिश करो, क्योंकि इतना ये शुरुआत में होता है, इंटर में भी करते हैं ऐसे बच्चे, नए नए आते हैं, बोले इसमें लिखेंगे फिर घर पे लिखेंगे, फिर बाद में वही पूरा नहीं होता जो क्लास में लिखना होता है।
तो इसलिए आप पहले से ही आदत डाल लें कि आप उसी में लिखो। ऐसे ज़्यादा लिखना भी नहीं है, बुक आ जाएगी तो बुक में ही होगा, तो जो भी है डायरेक्टली लिखो आप। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसकी एग्जम्पशंस को देखेंगे और एनोनिमस डोनेशन का प्रोविज़न देखेंगे।